नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आप सभी के लिए आज का ये पहला पेपर होगा आपका। और इन प्रश्न पत्रों को आप लोग पूरी व्याख्या सहित पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे। आपको वीडियोज़ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। और याद रखिएगा, इन प्रश्नों से अगर आप लोग तैयारी करते हो, इन प्रश्न उत्तरों को आप लोग इन मॉडल पेपरों को, इन गेस्ट पेपरों को अगर आप पढ़ते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, आपकी एक अच्छी परसेंटेज बनेगी। और इसका प्राइस भी नाम मात्र का है साथियों, मात्र 129। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादातर कोर्सेज़ की कीमत भी नहीं लेता हूँ। जहाँ पर आपकी 1800 रुपये की सीरीज़ आती है ना, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मैं आपको जो मटेरियल पढ़ाऊँगा, बस यही आपको पढ़ के जाना है। और इनसे ही आपके एक अच्छा स्कोर हो सकता है। जब फर्स्ट ईयर में साथियों 94% हाईएस्ट हमारी रही है। और बात करें हम यहाँ पर 80% प्लस वाले हज़ारों स्टूडेंट, यानी कि पूरी अगर एक साल का एवरेज ऑलमोस्ट हम निकाल के बताएं आपको, तो लगभग 4 से 4,500 स्टूडेंट प्रति वर्ष हमारे यहाँ से इन कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं और अच्छे स्कोर करते हैं। तो राजस्थान का सबसे पुराना, सबसे ब्रांडेड एक प्लेटफॉर्म है जो बीएसटीसी के लिए पूरी तरीके से काम करता है 6 सालों से। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला पेपर होगा बच्चे और बचपन, और इसका पहला मॉडल पेपर है ये। मैं आपको 3 मॉडल पेपर दूंगा बच्चे और बचपनों से रिलेटेड। हर पेपर के 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा और इसकी समय सीमा आपकी 3 घंटे की होगी। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ लिखें। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक प्रश्न को याद करेंगे तो प्रश्न आपका ना गलत होगा, ना एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। ये विशेषकर ध्यान रखेंगे आप लोग। साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ में आप लोगों को लिखना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ये जो मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं ये हूबहू एग्ज़ाम के जैसे हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको 80% प्लस क्रॉस करवाएंगे। ये मेरा दावा है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 6 साल हो गए मुझे इस लाइन में काम करते हुए। तो 6 साल से आपको रिजल्ट हम दे रहे हैं और प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका कि देवास स्वप्न पुस्तक के राइटर कौन है। बहुत अच्छी पुस्तक है देवास स्वप्न पुस्तक। किसकी साथियों, याद रखना, गीजू भाई बधेका की है। किसकी है? गीजू भाई बधेका की है, जिन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी। आरटी अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू किया गया था? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान में लागू किया गया था साथियों 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे आप लोग, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है आपकी सीरीज के अंदर। 1 अप्रैल 2010 को राजस्थान में लागू किया गया था, ये तो आपकी सीरीज में लिखा हुआ है। तो मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर बता दिया। लेकिन आपको रियलिटी में बताऊं इस क्वेश्चन की, तो आरटी अधिनियम 2009 है, ये आपका राजस्थान में जो लागू किया था वो 1 अप्रैल 2011 को किया था। ध्यान रखना, जो आरटी अधिनियम 2011 कहलाया, यह है इसका राइट आंसर। राजस्थान की बात करें और भारत की बात करते हैं केवल, तो पूरे भारत में आरटी अधिनियम को पहले लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके उस समय पर। क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, लेकिन 370 धारा हटने के बाद, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को भी भारत में शामिल कर लिया गया है संवैधानिक तौर पर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप सीरीज़ के अनुसार आपको अगर आंसर पूछे तो भाई अप्रैल 2010 है उसमें आंसर, लेकिन एक्चुअलिटी है कि 2011 में इसको राजस्थान में लागू किया गया था, जो आरटी अधिनियम 2011 कहलाया। और भारत की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था ये। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया है। हालांकि रियलिटी मैंने आपको बता भी दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो कथन किसका है साथियों? ये लेव वाइगोस्की का है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उसी के अंदर ZPD सिद्धांत को इन्वॉल्व किया था। ठीक है, ZPD इसका मतलब जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने बताया कि बच्चे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है,
कि अवलोकन की प्रक्रिया में मूल रूप से कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं भाई? याद रखना 3 चरण होते हैं। कितने होंगे? 3 चरण आपको याद रखने। उनके नाम भी आपको आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, जॉन हॉल्ट की 2 लोकप्रिय पुस्तकों के नाम। ये ऑब्जेक्टिव होने के बाद अब हम आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। तो जॉन हॉल्ट की अगर आपसे पुस्तकें पूछें, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे असफल कैसे होते हैं, ये पहली पुस्तक है, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आईपीईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीईसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां, मैं कह रहा हूं अगर आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ करके, इनके उत्तरों को पढ़ करके यहीं से चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सीरीज लेने की आवश्यकता है। बाल विकास की अवधारणा में सुसंबद्ध शब्द से क्या तात्पर्य है? सुसंबद्ध का क्या मतलब है? तो अगर हम बात करें कि बाल विकास की अवधारणा में सुसंबद्ध शब्द से तात्पर्य है कि विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों से सुसंबद्धता देखी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? बताइए साथियों, हीमोफीलिया जो रोग है एक ऐसा रोग है जो वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर पर घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है। अगर किसी के ब्लीडिंग होने लगती है तो साथियों ब्लीडिंग रुकने में बड़ा टाइम लगता है। अतः मामूली सा घाव होने पर भी रुधिर बहता रहता है और यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। हीमोफीलिया रोग किस में पाया जाएगा? केवल पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता। परंतु स्त्रियां इसकी रोग वाहक होती हैं। ध्यान रखना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए इस रोग में मदद कौन करती है? महिलाएं करती हैं। ध्यान रखें इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है 9वां, व्यक्तित्व के शील गुण किसे कहते हैं? बताओ, व्यक्तित्व के शील गुण वे गुण होते हैं जो व्यवहार को निश्चित करते हैं। ये गुण व्यक्ति में एक प्रकार से स्थायी होते हैं। और मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व के शील गुणों की चर्चा किसने की थी साथियों? आलपोर्ट ने की थी। ये आप साइकोलॉजी का ही चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरा साइकोलॉजी का ही विषय है ये। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों की चर्चा की थी। और वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने शील गुणों के 2 पक्ष बताए थे। पहला पक्ष था नकारात्मक पक्ष और दूसरा था सकारात्मक पक्ष। ध्यान रखेंगे, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, इन 2 पक्षों की चर्चा की थी वुडवर्थ साहब ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। समरहिल स्कूल की स्थापना और उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये सारे के सारे मैंने जो लिए हैं ये वही प्रश्न है जो आपकी आगामी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एएस नील के द्वारा एक स्कूल की स्थापना 1921 में इंग्लैंड के लाइस्टोन नामक गांव में की थी। समरहिल स्कूल एक आधुनिक स्कूल था। इस स्कूल में 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। यह एक स्वतंत्र अथवा मनमर्जी का स्कूल था। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समरहिल स्कूल को मनमर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। समरहिल स्कूल की अगर हम बात करें तो ये एक आधुनिक स्कूल था। इस स्कूल में 5 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। यह एक स्वतंत्र अथवा मनमर्जी का स्कूल था। बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सभी बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में रहते थे। बच्चे स्वयं इच्छा के अनुसार अपने नियम बना करके खुद उनका पालन करते थे। यहाँ बच्चों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। पहला था कि समर स्कूल में 3 बच्चों में बांटा था। तो समर स्कूल में एक बात पर जोर बहुत ज़्यादा दिया जाता था कि सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है। समर हिल में सबके लिए अधिकार समान थे। तो ये था आपका समर हिल स्कूल की स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है साथियों, गीजूभाई वधेका के बाल मंदिर में शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। गीजूभाई वधेका का जो बाल मंदिर था उसमें जो शिक्षक लगाए जा रहे थे उन शिक्षकों की क्या क्या विशेषताएं, जो ये आपको याद करना होगा। क्वेश्चन आता है 11वां, आरटी अधिनियम 2009 में बच्चों की कौन कौन सी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन सी अधिकार है। पहला है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई भी बालक किसी भी प्रकार की फीस या कोई भी आर्थिक व्यय नहीं होना चाहिए। निःशक्त जन बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। और 14 वर्ष के बाद बच्चों की अगर प्रारंभिक शिक्षा पूरी होती है तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने की अगर व्यवस्था नहीं है तो वह बालक दूसरे विद्यालय में भी अपनी टीसी ले जा सकता है, अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको याद रखना, देखिए अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इनके आप लोग उत्तर खुद आप लोग पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। मैंने आपको सीरीज़ की पीडीएफ भी दी है साथियों, उसमें से भी आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए मेन चीज़ है प्रश्न को देना, प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बिल्कुल हूबहू एग्जाम की तरह आपको अथवा में मिलेंगे क्वेश्चन। तो आरटी 2009 में शिक्षकों में विद्यालयों के दायित्वों का उल्लेख कीजिए, ये आपको पढ़ना है। बालक के विकास को आनुवंशिकता व परिवेश कैसे प्रभावित करता है, समझाइए। तो देखिए उत्तर, सबसे पहले आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ा। प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। बच्चों में जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भूमिका तथा योगदान देता है। बात करें परिवेश की यानी वातावरण की, तो वातावरण में भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बालक में परिवेश ही समस्त नए प्रकार के सीखे गए व्यवहार, क्रियाओं तथा कौशलों के लिए उत्तरदायी होता है। भाषा, आदतें, रुचियाँ, परंपराएं, कौशल एवं योग्यताओं का विकास परिवेश से ही होता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं और बाल विकास के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, गामक विकास से क्या आशय है, इसके प्रकार बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए साथियों, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता जिस विकास से आती है उसे हम गामक विकास कहते हैं। गामक विकास 2 प्रकार का होता है, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास। अगर हम बात करें गामक विकास की विशेषताओं की, तो स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता बढ़ती है। गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आने लगती है। गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। गामक विकास की अवस्थाएं पहले से ही निर्धारित होती हैं और गामक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं। तो ये आपका गामक विकास के बारे में। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, पोषण एवं खेल बच्चों के शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्यक्तित्व से क्या आशय है, स्पष्ट करो। व्यक्तित्व जो शब्द है साथियों, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ है, पर्सनैलिटी से लिया गया है। पर्सनैलिटी एक इंग्लिश वर्ड है और पर्सनैलिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना का अर्थ होता है साथियों मुखौटा या बाहरी चेहरा। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, रूप, प्रवृत्तियाँ और सामर्थ्य आदि का एक संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर का उसके विशिष्ट संगठन भी है। अब बात करें हम आत्म प्रत्यय, एक शब्द है साथियों, ये पूछा जा सकता है आपसे। आत्म प्रत्यय इसी में है, व्यक्ति की स्वयं के प्रति जो धारणा या उसका मन होता है, उसका मत होता है, उसे हम क्या कहेंगे, आत्म प्रत्यय कहेंगे। याद रख लेना इसको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अथवा में संवेग क्या है, संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से क्या संबंध है। तो ये विलियम मैकडूगल से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं विलियम मैकडूगल साहब ने बताई थी, वो क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है, बाल प्रताड़ना का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। तो बच्चों को दिए जाने वाला जो दंड है या जो बच्चों को सजा दी जाती है उसको बाल प्रताड़ना कहते हैं। यह शारीरिक,
मानसिक या भावात्मक, तीनों प्रकार का हो सकता है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ना बच्चे को आप प्रताड़ित कर सकते, ना उसको मानसिक या फिर उसको आप शारीरिक या भावात्मक रूप से किसी भी तरीके से आप उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है, उसे डांटना भी एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना, स्कूल में उठक बैठक लगवाना आदि शारीरिक प्रताड़ना है। इन सभी बातों से बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिससे वह अन्य साथियों तथा शिक्षकों के सामने आने से कतराता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अथवा में समाजीकरण में विभिन्न संस्थाओं का क्या उद्देश्य है, किसी एक का वर्णन करो। तो ये आपको चारों ही पढ़ लेने। परिवार का क्या योगदान है, विद्यालय का क्या योगदान है, समुदाय का क्या योगदान है, शिक्षक का क्या योगदान है, मीडिया का क्या योगदान है। आपसे इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से एक आएगा, आपका ध्यान रखना 100%। नेक्स्ट है क्लिनिक विधि क्या है। क्लिनिक विधि क्या है, इसको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है क्लिनिक विधि। जीन पियाजे ने इस विधि को नैदानिक साक्षात्कार विधि नाम दिया। अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि को रेखांकित किया। पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष के अध्ययन के लिए उपयोग किया, जैसे कि बच्चों की देखभाल के तौर तरीकों की सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग भी किया गया। इस विधि की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, साक्षात्कार का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। ये अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जब मैं आपको YouTube पर क्लासें लूँगा ना, तब आपको मैं बताऊंगा इन अथवा वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना। पर ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखें, लगाव से क्या आशय है। जॉन बॉल्वी के लगाव सिद्धांत के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। तो लगाव की बात करें, यहाँ पर देखिए लगाव क्या है। लगाव एक प्रकार का भावात्मक संबंध है, जैसे जब दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है, दो व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। लगाव की भावना और भी प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसे सहजता महसूस करवाते हैं, शिशु को उनकी आवश्यकताएं पड़ती है। लगाव का मतलब होता है साथियों एक दूसरे के साथ संबंध, ठीक है। लगाव एक दूसरे के प्रति चाहत, ध्यान रखना। लगाव के घटक हैं, आपको याद रखने चारों घटक। सुरक्षित संसार, सुरक्षा आधार, संबंधों की घनिष्ठता और अलग होने पर तनाव, ठीक है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, फ्राइड ने आंतरिकरण की संज्ञा किसे दी है। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो एक ही बात है ये, इसको याद करना। नेक्स्ट है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण के गठन के बारे में इसके उद्देश्य लिखिए। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण के गठन के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य देखेंगे, बाल अधिकारों से संबंधित पहला इसका उद्देश्य है कि बाल अधिकारों से संबंधित विधियों में बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा हेतु दिए गए प्रावधानों का परीक्षण एवं रिव्यू कर उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। सेकंड है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को वार्षिक या अन्य कोई अवधि में उक्त विधियों की कार्यशैली पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना एवं उन पर कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा करना। उन सभी कारकों की जांच करना जो बच्चों के अधिकारों को प्राप्त करने में रुकावट पैदा करते हैं एवं उनके उपचारों के लिए अनुशंसा करना। विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बच्चों के मामलों का अध्ययन करना एवं उनके उपचारों की अनुशंसा करना। नेक्स्ट है छठवां पॉइंट इसका कि बाल अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य दस्तावेजों में निर्धारित नीतियों का अध्ययन करना एवं उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। सातवां उद्देश्य है बाल अधिकारों से संबंधित शोध कार्य को बढ़ावा देना। समाज में बाल अधिकारों के संबंध में जन जागरूकता पैदा करना। बालकों एवं किशोरों की सुरक्षा गृहों एवं अन्य स्थान जहां इन्हें आवास प्रदान किया जाए उनका निरीक्षण करना और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना।
बाल अधिकारों के उल्लंघन, विधियों के अप्रभावी क्रियान्वयन एवं नीतियां आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण करना और उनके संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर बालकों को राहत प्रदान करना। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है साथियों, इसके निबंधात्मक में आज के संदर्भ में बचपन को आकार देने वाले प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृद्धि एवं विकास में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखेंगे वृद्धि की बात करें, सबसे पहले वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब है, वृद्धि से तात्पर्य है कि शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होना। केवल अपनी बॉडी परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ढांचा ही परिवर्तित होता है, वृद्धि है ये। प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि रुक जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वृद्धि हमारी रुक जाती है, अपनी लंबाई रुक जाती है। वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तनों की परिचायक है। ये अपना बाल विकास का चैप्टर है साथियों पूरा। वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है और आकार व अनुपात में भी परिवर्तन हो जाते हैं। वृद्धि का मापन भी किया जा सकता है। अब बात करें विकास की, तो विकास का मतलब होता है कि बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, चाहे उसका सामाजिक हो, मानसिक हो, व्यक्तित्व हो या संवेगात्मक, किसी भी प्रकार का, यानी कि वृद्धि जो होती है वो विकास के अंदर निहित होती है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील होती है तथा आजीवन चलती रहती है, लेकिन वृद्धि एक समय पर तो रुक जाती है आकर के। विकास बालक में गुणात्मक व परिवर्तनों का परिचायक है। विकास से बालक के हाथ पैरों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ती है। विकास के परिवर्तनों का मापन कभी नहीं किया जा सकता, केवल उनको अनुभव या महसूस किया जा सकता है। विकास का एक क्रम होता है तथा इसकी अवस्थाएं भी होती है, ध्यान रखना आप लोग। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि सूक्ष्मगामक कौशल कौन कौन से हैं, समझाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है 20वां। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समझाइएगा। पहला कारक है आयु एवं परिपक्वता। बच्चों के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक संवेगों का निश्चित स्वरूप प्रकट नहीं होता है, लेकिन आयु में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, परिपक्वता भी बढ़ने लगती है, तो संवेगों की अभिव्यक्ति भी विकसित होने लगती है। अनुभव, दूसरा कारक क्या है? अनुभव। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोमल तथा स्पष्ट होता है, लेकिन विकास क्रम में वृद्धि, परिपक्वता तथा समाज में वयस्क के संपर्क से वह जो सीखता है उसका अनुकरण करता है। वातावरण की उत्तेजनाएं उसे लगातार प्रभावित करती रहती है, जिसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और वह अनुभव के रूप में प्रकट होता है। ये अनुभव संवेग के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे अनुभव कि अग्नि या किसी गर्म वस्तु को अगर हम स्पर्श कर लेते तो उसका अनुभव हो जाता है। उसके बाद हम कभी भी आग को नहीं पकड़ते, क्योंकि हम सीख जाते हैं, तो सीख ये जाते हैं कि आग से जल जाएंगे भाई, ठीक है ना, ये सीख लेते हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अनुभव बड़ी चीज़ होती है विकास में। तीसरा हमारा कारक है वातावरण। बच्चे के संवेगात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चा बचपन से विभिन्न प्रकार के वातावरण की महत्वपूर्ण घटनाएं देखता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय, सांस्कृतिक स्थितियों से गुजरता है। वे अपने साथ बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वातावरण उसे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बच्चे के दृष्टिकोण के साथ साथ उसके संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे की सबके सामने बेइज्जती कर दी जाए तो बच्चे में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। माता पिता के द्वारा अतिथियों के सामने बच्चे की प्रशंसा कर दी जाए तो बच्चा प्रसन्नता अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन है अथवा में आपको कि एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिक्सन की 8 अवस्था, जिसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 21 लास्ट, एनेक्डोटल अभिलेख क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। एनेक्डोटल या औपाख्यानक अभिलेख क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो एनेक्डोटल अभिलेख के बारे में सबसे पहले, एनेक्डोटल अभिलेख का प्रयोग विद्यालयों में अधिकता से किया जाता है। छोटे बच्चों के कार्य एवं व्यवहार अथवा किसी भी विशेषता का उल्लेख उपाख्यान अभिलेख में किया जाता है। लुइस के अनुसार उपाख्यान अभिलेख किसी भी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट होती है।
विलार्ड ने उपाख्यानक अभिलेख की परिभाषा में लिखा है, क्या लिखा है साथियों, कि औपान्याक अभिलेख एक ऐसी सामान्य आख्या है जिसमें कि निरीक्षक यानी जो अवलोकन करता होता है, ऑब्जर्वर होता है, उसकी दृष्टि से किसी छात्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। उपाख्यानक अभिलेख के प्रकार देखिए। पहला प्रकार का अभिलेख वह होता है जिसमें किसी छात्र के कार्य एवं व्यवहार का केवल यथार्थ तथा वस्तुनिष्ठ विवरण रहता है। इन विवरणों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाती। ये पहला प्रकार का है। दूसरे प्रकार का उपाख्यानक अभिलेख वह होता है जिसमें विवरण भी लिखा जाता है परंतु टीका टिप्पणी भी की जाती है। तीसरे प्रकार का अभिलेख ऐसा होता है उपाख्यानक जिसमें विवरण भी होता है, टीका टिप्पणी भी की जाती है और उसके साथ साथ समस्या का समाधान भी लिखा जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का है। और चौथे प्रकार का है उपाख्यानक अभिलेख कि विवरण भी होता है, टीका टिप्पणी भी की जाती है, समस्या का समाधान भी किया जाता है और इसके साथ साथ भविष्य में उपचार संबंधी सुझाव भी दिए जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके 4 उपाख्यानक प्रकार हैं। और आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि जेंडर से क्या आशय है, जेंडर का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पूरा टोटली गेस्ट पेपर है पहला। आपको इसके अलावा पहला जो पेपर होगा आपका बच्चे और बचपन का, उसके 3 गेस्ट पेपर मिलेंगे टोटल और तीनों ही गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एक्स्ट्रा बाहर छोटे छोटे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको 80% क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम मिल जाएंगे पेपर में बस। और इसी तैयारी से के साथ में पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। सबको जोड़ दो, मत तो सीरीज़ लाओ, सीरीज भी लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किताब पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की आवश्यकता है। बस आप लोग इनको पढ़ लीजिए ऐप पर और आपका उद्धार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को गारंटी है मेरी। जिस तरीके से हर साल मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस वर्ष भी पढ़ा रहे हैं और आगामी समय में भी पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।